हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था हमने। गॉस लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है ये भी हमने सीखा था। आज की क्लास में हम गॉस लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका एप्लीकेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है और कई लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है। तो मैक्सिमम अधिकांश लोग इसको रट के जाते हैं, क्योंकि लोग आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली ये वाला डेरिवेशन पूछा गया है। ये डेरिवेशन और एक दूसरा डेरिवेशन है, दो जो डेरिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रीक्वेंटली एक साल छोड़ के एक साल कोई एक डेरिवेशन एक साल पूछा जाता है, जो सेकंड वाला है वो दूसरे साल। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हालांकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको रट के जाते हैं। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो कुछ हमसे पूछा गया है ना, हम बिल्कुल लॉजिकली चलेंगे, अपना ब्रेन लॉजिकली लगाएंगे और उसके लिए जो कुछ भी बेस्ट एप्लीकेबल होगा ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेस्ट एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई करके देखेंगे। बस इतना करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आने लायक है। तो आपको ये अभी आना चाहिए। अगर ये आज आप इसको सीख लेते हो ना, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपके 5 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में ये कंफर्म हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग टाइप की बॉडी के लिए अलग अलग फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है KQ/r²। अगर यही चार्ज किसी स्फेरिकल बॉडी को दे दिया जाता है तो उसके लिए हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। अभी हमें ये जो चार्ज है ये किसको दिया गया है, एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, उसको चार्ज दिया है कैसे, यूनिफॉर्मली। और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम एक वायर बनाएंगे, स्ट्रेट वायर, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका एक पॉइंट सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O। इस O पॉइंट सबसे पहले तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, तो पहले तो इसको चार्ज कर लेते हैं यूनिफॉर्मली इस तरीके से। अब इसका सेंटर है O, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जो इससे R डिस्टेंस पे। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ये तो सबको पता है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये पॉइंट चार्ज कर रहा था अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरीके से ये वायर को जब हमने चार्ज दिया है तो ये भी तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा होगा ये हमें इस डेरिवेशन में पूछा गया है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको सोल्व करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक तो क्लासिकल अप्रोच और दूसरी है गॉस थ्योरम। तो क्लासिकल अप्रोच में हम क्या करते थे, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हम क्या करते थे, उस चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q से डिराइव करते थे। लेकिन यहाँ पे इस वायर की लेंथ है इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट जा रहा है नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो टोटल कितने अमाउंट का चार्ज इस पे होगा ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। और जो हमने KQ/r² फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो एक पॉइंट साइज के चार्ज के लिए था। यहाँ पे चार्ज एक पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को नहीं दिया है, बल्कि एक वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है उसको दिया है। तो यहाँ पे हम KQ/r² का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, गॉस थ्योरम से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस थ्योरम बोलती है कि कोई भी चार्ज अगर ऐसी सरफेस से, ऐसे एरिया से पे किया जाता है जो इसको पूरी तरीके से कवर कर ले, फुल्ली कवर कर ले, अब चाहे उसका शेप किसी भी टाइप का हो, तो इसके लिए जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है E.ds
और वो गोस थ्योरम से हमने प्रूव किया था किसके इक्वल होता था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बोलता था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ये गोस थ्योरम में हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे वायर को तो हम क्लोज सरफेस से कवर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सेक्शन ले लेंगे, उस सेक्शन को चारों तरफ से पैक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और तब उसके लिए पी पॉइंट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनता है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, गोस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गोस थ्योरम क्या है वो तो हम बाद में समझ ही लेंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये कि गोस थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं, किस काम में आती है, गोस थ्योरम क्या है वो तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि गोस थ्योरम बनाई क्यों गई, उसका काम क्या है। तो देखो, गोस थ्योरम इसलिए बनाई गई है ताकि हम कोई ऐसे शेप की बॉडी जो कि यूनिफॉर्म नहीं है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, अगर ये बॉडी पॉइंट साइज की है नहीं, ना ही स्फेरिकल है, तो इसके लिए हम क्लासिकल अप्रोच से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही गोस थ्योरम को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गोस लॉ का देखो स्टेटमेंट ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका स्टेटमेंट दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो ही आगे डेरिवेशन को समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, हमसे इस डेरिवेशन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी ना बोला गया है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो गोस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, हम इन दो टर्म्स को लेते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को हम क्या करते हैं, कैसे न कैसे करके इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। जब E बाहर आ जाएगा तो ds का इंटीग्रेशन करके जो भी चीजें उनको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो LHS में तो केवल E बच जाएगा और बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो RHS में आ जाएगी, और बाकी जो RHS में चीजें हैं वो किसका फॉर्मूला बन जाएगी, E का ही तो फॉर्मूला बन जाएंगी। तो हमें करना क्या है, गोस थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है, देखो हमें इस तरीके से अप्लाई करना है कि E को कैसे न कैसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, ठीक है। E को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन बनता है, जो भी वेरिएबल्स आते हैं उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो E का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल के आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही कुछ करना है, E का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब देखो, हमें यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये तो हम बाद में कैलकुलेट कर ही लेंगे, पहले ये तो पता करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी तो हम एक स्टेप आगे चलेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेप पे जाएंगे। तो पहला काम हम ये रख रहे हैं, देखो स्टेप नंबर 1 शुरू हो गया है, डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर दे रखा है, इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और ये बोल रहे हैं कि P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ये कैलकुलेट करके बताओ। तो इस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन अभी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए देखो क्या अप्रोच रखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर रहे हैं P पॉइंट पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये ठीक है, इस पे कितना चार्ज है हो जाएगा dq, क्योंकि ये एलिमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इस पे चार्ज भी बहुत थोड़ा सा होगा, उसे हमने dq से डिनोट किया है। तो किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा उससे दूर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास की तरफ होता है, ये हमने पढ़ा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे दूर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके पास की तरफ ही तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब इस dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इससे दूर की तरफ ही तो होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो इस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना P पॉइंट पे, वो इस डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि चार्ज बहुत छोटा सा है तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत थोड़ा सा बना रहा होगा, इसे हमने ले लिया dE। अब इसी तरीके से
जितनी हाइट पे हमने O पॉइंट से DQ ऊपर लिया है उतनी हाइट पे नीचे भी DQ ले लेते हैं, ये DQ। इस एलिमेंट के कारण भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इससे दूर की तरफ, इस तरीके से। इसे भी ले लिया हमने DE। अब देखो ये जो DE है इसके दो कंपोनेंट निकल रहे हैं। ये DE का एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो कंपोनेंट निकल रहे हैं। अगर ये एंगल में अल्फा ले लूं तो सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। और अगर ये अल्फा दोनों तो ये दोनों भी अल्फा हो जाएंगे अपोजिट एंगल से। अब देखो DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट DE sin अल्फा। इस तरीके से, इसी तरीके से इस DE के भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos अल्फा और ये हो जाएगा DE sin अल्फा। तो देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बन रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी बन रहा है। DE sin अल्फा ऊपर, DE sin अल्फा नीचे। जितना ऊपर बन रहा है उतना नीचे बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल में देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो गए, केवल और केवल कौन से कंपोनेंट रहे, हॉरिजॉन्टल। तो इससे मुझे एक बात पता चल गई कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा O से P की तरफ ही रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता चल चुका है कि उसकी डायरेक्शन O से P की तरफ ही रहने वाली है। इतना हमें पता चल गया है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ऊपर होगे तो उतनी डिस्टेंस पे एक एलिमेंट नीचे भी होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला एलिमेंट लेते तो उतनी हाइट पे नीचे भी एक एलिमेंट होगा, दोनों मिलके ऊपर वाले तो कैंसिल करवा देंगे और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे के पूरे वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है वो तो अभी तक हमें नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चल गया कि इस पूरे के पूरे वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना वो केवल और केवल O से P की डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पता चल गई क्या है, O to P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई। चलो एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो देखो इनको मैं थोड़ा पास में लिख देता हूं। गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गई O से P। अब दूसरी चीज देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है। गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, ऐसी सरफेस जो किसी चार्ज को चारों तरफ से ढक ले, हवा के भी आने जाने की जगह नहीं रहे, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉसियन सरफेस को लाना पड़ेगा। अब देखो एक वायर को मैं कई तरीके से पैक कर सकता हूँ। एक वायर को चाहूं तो मैं एक स्फेयर से भी पैक कर सकता हूँ, इस स्फेयर ने वायर को चारों तरफ से पैक कर लिया। या एक वायर को चाहूं तो मैं एक क्यूब से भी पैक कर सकता हूं, लो अभी भी पैक हो गया। या चाहूं तो एक सिलेंडर से भी पैक कर सकता हूं। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस टाइप के सरफेस से इसको पैक करें, स्फेरिकल सरफेस से इस वायर को पैक करें या सिलेंड्रिकल से करें या क्यूबिकल सरफेस से करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा ना हम वो वाली सरफेस को चूज करेंगे। तो स्टेप 1 थी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना। डायरेक्शन हम पता कर चुके हैं O से P। सेकंड स्टेप है गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना, किस टाइप की गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। तो देखो थोड़ी सी ट्रिक है, इतना इजीली समझ में नहीं आएगी कि कौन सी गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करें, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो दिमाग लगाते हैं। गॉसियन सरफेस हम वो वाली सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए।
हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ई को बाहर लेके आना पड़ेगा इंटीग्रेशन के, तभी तो ई अकेला रह पाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जा पाएंगे। अगर ई ही बाहर नहीं आ पाएगा तो जिसका फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे हैं अगर वही बाहर नहीं आ पा रहा है तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसके लिए सबसे पहला हमें ये काम करना है कि गॉसियन सरफेस वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ई बाहर आ सके। अब देखो किसी भी इंटीग्रेशन में बाहर कौन सी वैल्यू आती है, जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। तो हमें गॉसियन सरफेस इस तरीके की सेलेक्ट करनी है जिससे कि ई कांस्टेंट हो जाए। अब देखो सपोज करो कि मैं इसे एक वायर को एक स्फेरिकल बॉडी से कवर कर लेता हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, पास आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी भी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा, और दूर चले जाओगे और कम हो जाएगा, और दूर चले जाओगे और कम हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस को चेंज ही नहीं होने दें, डिस्टेंस फिक्स रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, ई को कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस को ना तो घटने देना है ना बढ़ने देना है। अब देखो अगर मैंने स्फेरिकल सरफेस ली है तो देखो इस चार्ज की इस सरफेस के इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है, इसी तरीके से इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है। तो अगर मैं स्फेरिकल सरफेस से इस वायर को कवर करता हूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या, हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहने वाला है। अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो फिर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो इसे बाहर नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब हम स्फेरिकल वाली गॉसियन सरफेस तो नहीं ले सकते। चलो ठीक है, स्फेरिकल नहीं रह सकते, हम क्यूबॉइड शेप की गॉसियन सरफेस लेके देखते हैं। देखो हम पूरे के पूरे वायर को तो कवर नहीं करने वाले हैं, इनफाइनाइट लेंथ का है, हम इसके एक छोटे से सेक्शन को कवर करेंगे, उसके लिए क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको पूरे इनफाइनाइट के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अभी हम इतना काम करने वाले हैं कि इस वायर को कौन सी सरफेस से कवर करें। स्टेप नंबर 2, गॉसियन सरफेस कौन सी सेलेक्ट करें उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस मैंने स्फेरिकल लेके देखी, काम नहीं बना। अब देखो क्यूब से काम बन सकता है क्या, देखो क्यूब से भी काम नहीं बन सकता है। कैसे, सपोज करो कि ये हमारा एक रूम है पूरा, ठीक है। एक रूम जो होता है उसके पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप का है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये हमारा एक रूम है जिसकी लेंथ इस बोर्ड के इक्वल है। अब देखो इस मार्कर की बोर्ड की सरफेस के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगी ना, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये वाली गॉसियन सरफेस में चूज कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम है, देखो जो इसके सबसे नजदीक वाली सरफेस है उससे डिस्टेंस कुछ और रहेगी, इसके कॉर्नर से वायर की डिस्टेंस कुछ और रहेगी। इसको वायर मानना पड़ेगा। एक वायर को मैं एक कमरे के अंदर ले आया तो वैसी की वैसी सिचुएशन हो गई कि हम एक वायर को क्यूबॉइड शेप से कवर कर रहे हैं, उसी तरीके से मैंने एक मार्कर को एक रूम के अंदर इस तरीके से ओरिएंटेड कर दिया। तो ये वही सिनेरियो है जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है वो, ठीक है। इस रूम के दो कोने कौन कौन से, एक कोना रूम का ये है, एक कोना रूम का ये है। ये ऊपर की सीलिंग है और ये इसका बॉटम का फ्लोर है। इस तरीके से आप एज्यूम करो कि ये एक रूम है। अब देखो रूम की सरफेस का हर एक पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है ये पता कर रहे हैं। तो देखो वायर से ये वाली सरफेस तो बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसका ये जो कोना है ये अलग डिस्टेंस पे। इसका मतलब डिस्टेंस वेरी कर रही है, डिस्टेंस वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरे टाइप का शेप एज्यूम करते हैं, वो सिलेंड्रिकल। अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप से कवर कर दूं तो देखो अब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर वायर को सिलेंड्रिकल शेप की सरफेस से
हमने कवर किया है, तो इसका हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला है। देखो इसकी सरफेस का ये वाला पॉइंट भी उतनी डिस्टेंस पे रहेगा, ये वाला पॉइंट भी उतनी डिस्टेंस पे रहेगा, सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। कितनी? इस सिलेंडर की रेडियस के इक्वल। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होगी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। तो ये हमारी खुद की कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि हम गॉसियन सरफेस कौन सी लेते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई हो रही है, गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमें गॉसियन सरफेस लेने की जरूरत पड़ रही है। तो स्टेप नंबर 2, गॉसियन सरफेस कौन सी लेंगे? सिलेंड्रिकल शेप की। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेंड्रिकल शेप से कवर करते हैं। इस तरीके से हमने इसको L लेंथ के सिलेंडर से इसको कवर कर दिया। अब देखो आप खुद भी एज्यूम कर पा रहे होंगे कि इस वायर का सिलेंडर की सरफेस से हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। चलो स्टेप नंबर 2 हमने कवर कर ली। अब करना है क्या है, स्टेप नंबर 3 में गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है और उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम लेते हैं, हमें इन दो टर्म से ही मतलब है, इससे हमारा काम नहीं निकलने वाला है, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने E डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूं, E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पे Q क्या चीज है, सिग्मा Q क्या होता था? अगर आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद हो, नहीं याद है तो फिर से जाके सुनो स्टेटमेंट को, और तब आपको पता चलेगा कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे सिग्मा Q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है उसे हम बोलते हैं सिग्मा Q। तो इस गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, मान लेते हैं Q चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे कितना चार्ज है ये तो हम बता ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या बताया कि इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। देखो हमने 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी कल की क्लास में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया और वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पे ये जो वायर है वो लीनियर शेप का है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें। तो ये जो वायर का पोर्शन जो इस सिलेंडर के अंदर है उस पे चार्ज कितना एज्यूम करें हम, Q, और इस वायर की लेंथ कितनी है, जितनी सिलेंडर की लेंथ है L, तो Q कितना हो जाएगा, लैम्डा L। तो इतना चार्ज ये सिलेंडर अपने अंदर कवर कर रहा है। और क्योंकि गॉस थ्योरम में जो सिग्मा Q होता है, इस सिग्मा Q का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के अंदर है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल। तो यहां पे मैं Q की जगह लिख दूंगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा एल। अब देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, पहले वाली वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, E और ds, E और सरफेस का। तो देखो यहां पे इस सिलेंडर के पास टोटल कितनी सरफेसेस हैं, टोटल 3 सरफेस हैं। एक तो ये वाली सर्कुलर, इसे देते हैं नाम S1। दूसरी ये कर्व्ड सरफेस जो इस तरीके से घुमावदार होती है, जैसे इस मार्कर में दिख रही है आपको ये घुमावदार, ऐसी सरफेस S2। और तीसरी ये नीचे वाली, इसे देते हैं S3, जो नीचे वाला सर्कल है। तो सिलेंडर के पास ये 3 ही सरफेस होती है, ऊपर वाली, नीचे वाली और ये कर्व्ड सरफेस। तो इन तीनों से हमारा काम बन जाएगा। तो देखो यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा वो 3 पार्ट में होगा। EDS cos थीटा S1 के लिए, ऊपर वाली सरफेस के लिए, प्लस EDS
कोस थीटा S2 के लिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है, प्लस EDS कोस थीटा S3 के लिए इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह हमने लैम्डा L लिख दिया। अब देखो S1 वाली जो सरफेस है, क्योंकि एक सिलेंडर के पास तीनों सरफेसेस मौजूद है, इसका मतलब इंटीग्रेशन तीनों का होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये साइन क्या बता रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, ये बता रहा है कि क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। और एक सिलेंडर की सरफेस क्लोज सरफेस कब बनेगी, जब ये ऊपर से और नीचे से ढका हुआ हो और इसके पास कर्व्ड सरफेस हो, तभी तो ये पूरी तरीके से क्लोज होगा। तो एक क्लोज सरफेस बनाने के लिए तीन चीजें काम में आ रही है, S1 ऊपर से ढकने के लिए, S3 नीचे से ढकने के लिए, और S2 इसको शेप प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे S1 भी लेना पड़ेगा, S2 भी लेना पड़ेगा, S3 भी लेना पड़ेगा। ये तीनों जब मिलेंगे तो ही ये क्लोज सरफेस बनेगा। तो देखो यहाँ पे तो मैंने सर्कल वाला साइन बनाया है क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मैंने सर्कल वाले साइन नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सरफेस है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये तीनों इंडिविजुअल जब मिल रही हैं तो वो क्लोज सरफेस बन रही है। तो ये क्लोज सरफेस तभी होगी जब मैं तीनों को इंडिविजुअली लिखूंगा, तब जाके होगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों को इंडिविजुअली लिख दिया। अब अगर S1 की बात करें तो देखो सबसे पहले थीटा निकालते हैं, थीटा कितना है। तो देखो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में होगा, किसी भी सरफेस का एरिया उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन तो ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कौन सी निकाली है, O2P, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, एरिया है इस डायरेक्शन में, कितना एंगल 90 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूंगा EDS कोस 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर S3 की बात करें तो S3 का एरिया कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, O2P। तो अभी भी देखो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि S3 का एरिया उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड O2P ये वाला अभी भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो S3 के लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आ जाते हैं S2 जो इसकी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, जो इसकी कर्व्ड सरफेस है। तो देखो इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो S2 के लिए जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये cos 90 0 बन जाएगा, और 0 से बाकी जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई होंगी वो भी 0 बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बची कौन सी, ये टर्म, इसको लिख देते हैं EDS इंटू 1, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सी सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों ली थी, क्योंकि सिलेंडर की सरफेस का हर एक पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे था। तो देखो अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो मैं E को बाहर ले लेता हूं, ds का इंटीग्रेशन। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, S, ठीक है, ds का इंटीग्रेशन हो गया S इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये S कौन सी वाली सरफेस है, S2 वाली, तो मैं इसे S2 लिख देता हूं। अब किसी भी सिलेंडर के लिए उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस के लिए अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाली सरफेस, ये ऊपर से भी खुला हुआ है नीचे से भी खुला हुआ है, ठीक है, तो 2πr तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाती है, और ऐसी रिंग्स अगर मैं रखता जाऊं कितनी हाइट तक, L हाइट तक, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना। तो 2πrh एक सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जब उसके S1 और S3 नहीं हो तब, ठीक है, S1 और S3 को इंक्लूड नहीं करें तो इसके जो कर्व्ड सरफेस होती है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। अगर लेंथ L है तो 2πrl, तो मैं S2 की जगह लिख सकता हूं 2πrl, 2πr into L is equals to lambda L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल,
और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं ई को अकेला छोड़ देता हूँ, बाकी सबको उधर ले जाता हूँ। तो देखो ई क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू आर। 2 पाई को मैंने एप्सिलॉन नोट के साथ लिख दिया, आर को लिख दिया यहाँ पे और ऊपर लैम्डा। अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो ये 2 जाएगा उधर, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम क्या लिख लेते हैं, के, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इस डेरिवेशन के लिए। तो चाहे आप ये वाला टर्म में लिखो तो भी सही है, और इस तरीके से इसको याद करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर इस फॉर्म में हम इसको समझते हैं तो 2-3 बार इसको बोलने के बाद हमें ये फॉर्मूला याद हो जाता है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये 2k लैम्डा अपॉन आर इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से 3-4 बार जब तक नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। तो मेरी ये आपसे एडवाइस है कि इसको अच्छे से समझो, समझने के बाद खुद से ट्राई करो, जहां अटकते हो फिर से देखो। अटकते हो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, फिर से देखो, आगे का समझो प्रोसेस, फिर करो, जहां अटकते हो फिर से करो, 2-3 बार देख के करो, और जब चौथी बार आप करोगे तो बिना अटके बिना देखे आपके खुद से हो जाएगा। बस आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, वो निकली O2P। कैसे निकाली, 2 एलिमेंट लिए, O पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके 2 कंपोनेंट निकाले, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके 2 कंपोनेंट निकाले, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल मिले, तो हमें पता चल गई डायरेक्शन तो इसी में है। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, हमें गॉसियन सरफेस कौन सी लेनी है वो सिलेक्ट किया हमने। तो गॉसियन सरफेस उस तरीके की सरफेस ली जाती है जिससे E कांस्टेंट रहे, क्योंकि E कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आएगा। देखो E बाहर आया तभी तो E का फॉर्मूला बन पाया। अगर E ही अंदर अटक जाता तो फिर E का फॉर्मूला बन पाता है क्या, इसको इंटीग्रेशन करते रहते हम। इसीलिए हमें गॉसियन सरफेस वो लेनी है जिसके लिए E कांस्टेंट हो जाए। E तो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, अगर डिस्टेंस को कम ज्यादा मत करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल सरफेस ली, जिससे डिस्टेंस ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, हर एक सरफेस के पॉइंट के लिए इक्वल डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप में हमने गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट किया, और तीसरी स्टेप में जाके हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लेते हैं और राइट हैंड साइड की जो 2 टर्म्स है इनको सोल्व करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है। आज की क्लास में हमने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। अगली क्लास में इसी तरीके का एक और डेरिवेशन है जिसमें यही कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है, वो है इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। अभी वायर था, फिर आएगी शीट। एक शीट को हमने चार्ज दे दिया और उससे r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो आज की क्लास के लिए हमने पढ़ा है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट शीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।